नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बकरियों में पीपीआर रोग की समस्या और रोकथाम के उपाय। हल्दी की अधिक पैदावार देने किस्में और बुआई तकनीक। बकरियों का पालन आमतौर पर सभी जगह किया जाता है क्योंकि इनके पालन में अधिक लागत नहीं लगानी पड़ती है और आमदनी भी अच्छी हो जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ रोग इस व्यवसाय को काफी प्रभावित करते हैं, जिनमें से एक घातक रोग है पीपीआर। इस रोग के कारण यह व्यवसाय पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है, इसलिए इस रोग से बचाव की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आइए इस रोग के बारे में विस्तार से जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से। हाँ, बकरी पालक भाई जो भी बकरी पालन शुरुआत करने जा रहे हैं या शुरुआत कर चुके हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण बात करने की आज कोशिश की जा रही है। इसमें है कि कैसे बकरियों को पीपीआर से बचाएं। पीपीआर मतलब छेरा बीमारी। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है पीपीआर। यह विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु होती है। इसलिए पीपीआर रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों में और कुपोषण व परजीवियों से ग्रसित बकरियों में अधिक गंभीर एवं प्राणघातक होता है, जिससे बकरी पालन में अधिक नुकसान होता है। छेरा ऐसी बीमारी है, छेरा बीमारी, जिसमें कि बकरियों को सर्दी मतलब निमोनिया बहुत ज़बरदस्त होती है। इसके साथ बहुत ही पतला पैखाना होती है और इसमें बुखार भी बकरियों को 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है, जिसके कारण बकरी क्या होती है कि खाना पीना बंद कर देती है। और ये बीमारी जब भी फैलेगी तो पूरे फार्म में फैलेगी, पूरे एरिया मतलब पंचायत लेवल पर भी फैलती है, पूरे गाँव में। और मरना मतलब आज इन्फेक्शन हुआ, सिम्टम आना शुरू हुआ, 5-6 दिन में बकरियां मरना शुरू हो जाती है। और आपके पास 10 बकरी है तो उसमें 7-8 की मोर्टलिटी होने की संभावना ज़रूर बनती है। मतलब कि बताने का एक ही उद्देश्य है कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिससे कि अपने बकरी पालक को अपने बकरियों को बचाव करने की आवश्यकता है। बकरी पालक अपने पशुओं को पीपीआर जैसी घातक बीमारियों से बचाने के लिए यदि कुछ पहलुओं पर ध्यान रखें तो काफी हद तक बकरियों को इस रोग से बचा सकते हैं। प्रत्येक वर्ष पीपीआर का टीका दिलवाई जाती है। तो आप अपने ब्लॉक में अपने प्रखंड पशु चिकित्सा पदाधिकारी से के संपर्क में आकर अपने बकरियों को टीकाकरण करवा लें, और नहीं तो अपने भी खरीदारी करके किसी भी अच्छे जो वैक्सीन बेचने वाले हैं, टीका बेचने वाले, उनसे संपर्क करके आप अपने बकरियों को टीका लगवा सकते हैं। ये बहुत महंगी चीज़ भी नहीं होती है। अब उसमें होता क्या है, टीका जो होती है पाउडर फॉर्म में होती है और 100 बकरियों की डोज और 50 बकरियों का डोज के रूप में आती है। यदि एक बार इस पाउडर को आप घोल लेते हैं वैक्सीन देने के लिए, मतलब रेडी कर लेते हैं उस सॉल्यूशन को, उसके बाद 2 घंटा के अंदर में आपको इस वैक्सीन को समाप्त कर लेनी है, नहीं तो ये किसी काम की नहीं रहेगी। उसके बाद जो 100 ml की वाइल आती है, 100 बकरी का डोज आती है, 1 ml एक बकरी को देना है, वो भी चमड़ी के नीचे पड़ती है। इस तरह से सभी बकरी को एक एक करके आपको वैक्सीन दे देनी है 2 घंटे के अंदर में। इसके बाद क्या करना, अब किस समय बकरी को ये टीका दी जाती है। जब सीजन की बात करते हैं तो ये आपको बता दें हम पहले कि ये टीका जो होती है, एक बार अपने बकरी को आप दे देते हैं तो ये 3 साल तक आपकी बकरी को छेरा बीमारी से बचाएगी। कि वैसे दिन ही टीकाकरण करें जिस दिन थोड़ा सा माहौल जो इन्वायरमेंट जो होती है, वातावरण जो होती है वो फेवरेबल हो, मतलब कि ना तो अधिक गर्मी हो, ना अधिक ठंड पड़ रही हो,
मतलब कि हम लोग भी आराम महसूस कर रहे हों ऐसे दिन में ही देना चाहिए। और उसमें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि सुबह के समय में यदि टीकाकरण करते हैं तो बहुत बेहतरीन होती है। और सुबह में टीका करने के बाद, टीका देने के बाद कम से कम 2 घंटा तक अपने बकरी को धूप में नहीं जाने दें, आराम से रहने दें घर पे ही। 2 घंटे के बाद आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन टीका देने के 4 से 5 दिन पहले आपको एक जानकारी ज़रूर रखनी है कि सभी को कृमि की दवा सुबह में खिला दें 5 दिन पहले। और कृमि की दवा खिलाने के साथ साथ ही आपको क्या करना है, कोई भी एंटी स्ट्रेस दवा या लीवर टॉनिक कम से कम 3 दिन तक उसको पिलाते रहना है, उसके बाद ही टीका देनी है। यदि आपकी बकरी पीपीआर रोग से ग्रसित है तो उसे स्वस्थ बकरियों से अलग रख देना चाहिए। बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को ना खिलाएं और अगर बकरी बीमार है तो उसे चराने के लिए नहीं लेकर जाएं। पीपीआर रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से ही कराएं। यदि आप टीका नहीं दिलवाए और बकरी को पीपीआर हो जाती है, बीमारी छेरा बीमारी हो जाती है, तब आपके साथ बहुत मुश्किल समस्या आ जाएगी। उसमें करना क्या होगा, बकरी को बहुत ज़्यादा निमोनिया है, उसकी नाक की सफाई लाल पोटाश के घोल से करते रहना है। इसके साथ साथ नाक में सरसों का तेल डालते रहें। उस बकरी को फीवर रहती है, इसलिए फीवर की दवा देंगे आप। जो भी पैरासीटामोल या मेलोक्सिकम प्लस आती है, ये दवा का उपयोग करेंगे। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक के रूप में कोई भी लीवोफ्लोक्सासिन या इंड्रोफ्लोक्सासिन का एंटीबायोटिक 3 दिन तक आप उपयोग कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा अधिक दवा का उपयोग नहीं करें, नहीं तो आप ये पशुओं के लिए, बकरियों के लिए और हानिकारक हो जाती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। हल्दी औषधीय गुणों से भरपूर फसल है। इसकी खेती करके किसान अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं और अभी इसकी बुआई करने का सही समय चल रहा है। अगर आप भी हल्दी की खेती करने जा रहे हैं तो कौन सी बातें पर खास ध्यान दें, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। के लिए हमारे किसान भाई ये बिल्कुल उपयुक्त समय है, क्योंकि हल्दी का जो फसल होता है वो कैश क्रॉप के रूप में जाना जाता है। नकदी फसल के रूप में हम इसको मानते हैं, क्योंकि इसकी एक बार जब खुदाई होती है तो एक मुश्त आपको उसका प्रोडक्शन होकर और उससे आप उत्पादन करके पैसे ले सकते हैं। तो हल्दी की खेती करने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें ये आप जान लें। सबसे पहले तो हल्दी की जो खेती है वो ऐसे खेत में करनी चाहिए जिस खेत में जो मिट्टी है वो हल्की हो और बलुई दोमट हो। भुरभुरी मिट्टी होने से जो हल्दी का कंद होगा, गांठ होगा, काफ़ी स्वस्थ और अच्छी तैयार होगी। कड़ी और जो केवाल टाइप की मिट्टी होती है, ऐसी मिट्टी में आप हल्दी की खेती नहीं कर सकते। तो खेत के लिए उसकी तैयारी करना आवश्यक है। खेत की तैयारी के लिए कम से कम 2 से 3 बार खूब गहरी जुताई कल्टीवेटर से करें, ताकि मिट्टी पूरी तरीके से भुरभुरी हो जाए और उसमें किसी भी तरीके के ढेले या कंकड़ पत्थर ना रहें। इसके साथ ही जब खेत की तैयारी आप कर रहे हों तो खेत की तैयारी करते समय उसमें सही मात्रा में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करें। यदि खेत में नेमाटोड की समस्या हो तो प्लास्टिक सोलराइजेशन अप्रैल के महीने में ही कर लें, तभी क्यारियां बनाएं। खेत की तैयारी के समय ही जो सड़ी कंपोस्ट यानी कि सड़ी गोबर की खाद जो पूर्ण रूप से तैयार हो गई हो, ऐसी खाद को 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अच्छी तरीके से मिला दें।
साथ में नाइट्रोजन जो है 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और फास्फोरस लगभग 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और पोटास 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में अच्छी तरीके से मिलाना है। लेकिन इन सभी खादों के साथ ही नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो आपको तीन डोज में अलग अलग करके देना होगा। पहली मात्रा जो है जो खेत तैयार करेंगे तब देना है, जैसा कि मैंने बताया कि लगभग नाइट्रोजन आपको 100 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको देना है। तो इतना नाइट्रोजन देने के लिए आपको पहला डोज जो है उसका, यानी कि जब आप हल्दी की रोपाई कर देते हैं तो लगभग उससे 40 से 45 दिन बाद जो है दूसरा उसका डोज देंगे, यानी कि दूसरा छिड़काव यूरिया को खेत में डालेंगे। इसके बाद जो तीसरी बार 80 से 90 दिन का जब आपका फसल हो जाएगा तब उसमें मिट्टी चढ़ाते समय यूरिया का आपको प्रयोग करना है। तो इस तरीके से 3 मात्राओं में आपको देना है। और इसके साथ ही साथ जो रोपाई का जो टाइम है वो 15 मई से लेकर 15 जून तक का उचित समय होता है। परंतु यदि हमारे जो किसान भाई 15 मई से लेकर 30 मई तक इसकी बुआई करते हैं तो उसमें उत्पादन सर्वाधिक पाया गया है, ऐसा देखा गया है। मैदानी क्षेत्र में मिर्च और अन्य फसलों के साथ मुख्यतया सब्जी वाली फसलों में इसे मिश्रित फसल के रूप में लगाया जाता है। इसे अरहर, सोयाबीन, मूंग, उड़द की फसल के साथ भी लगाया जा सकता है। अंतर्वर्ती फसल के रूप में इसे आम, कटहल, अमरूद, चीकू जैसे बगीचों में भी लगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। जो बीज जो है उसको इस बात का ध्यान दें कि बीज की जो किस्म है वो हमें कैसी लेनी है, क्योंकि अगर आपने सही किस्म का चुनाव नहीं किया तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो उत्पादन है वो प्रभावित हो सकता है। जैसे कि जो अच्छी प्रभेद है, जो अच्छी किस्में हैं उसमें सुगना प्रभेद बहुत ही अच्छा है। ये लगभग 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से इसमें उत्पादन प्राप्त होता है। इसके अलावा सुदर्शन नाम की एक अन्य वैरायटी है जिसका कि उत्पादन 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसके साथ ही साथ एक IISR प्रभा, इस प्रभेद का उत्पादन भी बहुत अच्छा है। इसका लगभग उत्पादन 38 टन प्रति हेक्टेयर है। और साथ ही साथ बिहार के परिवेश में देखा जाए तो राजेंद्र सोनिया, जो कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से विकसित वैरायटी है, इसका भी उत्पादन काफ़ी अच्छा है। इसमें भी 28 से लगभग 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से कंद प्राप्ति होती है। हल्दी का रोपण प्रकंद से होता है, जिसमें 20 से 25 क्विंटल प्रकंद प्रति हेक्टेयर लगता है। प्रत्येक प्रकंद में कम से कम 2-3 आंखें होनी चाहिए। कड़े, सड़े, सूखे और अन्य रोग से ग्रसित प्रकंदों को छांटकर अलग कर दें। ध्यान रखें कि एक वजन आकार के कंद एक कतार में लगाएं, अन्यथा छोटा बड़ा प्रकंद लगाने पर पौधे की बढ़वार समान नहीं हो पाती है। कंद से है, अगर आप कंद का जो गांठ होती है हल्दी की, उसका रोपाई से पहले कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब, आजकल ये दवाई बाजार में कंपोजिशन से मिलती है, जिस बाजार में कई नाम से मिलती है। मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम साफ, सिक्सर, कंपेनियन, श्योर के नाम से बाजार में मिलता है। तो मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का 2.5 से 3 ग्राम 1 लीटर में घोल बनाएं। तो जितना आपका जो बीज आपको लगाना है उस हिसाब से घोल तैयार कर लें। और जो गांठ है हल्दी की, उसको लगभग 30 मिनट तक उसमें डुबो के रखें, इस जो आपने घोल बनाया है दवा का। इसके बाद उसको निकाल लें। जब अच्छी तरीके से कंद सूख जाए तब उसको आप खेत में जाकर उसकी रोपाई कर दें। पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए और मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए बुआई के तुरंत बाद 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से प्रकंदों को हरे पत्तों से ढक दें। बुआई के 40 और 90 दिन बाद घास पात निकालने और उर्वरक डालने के बाद 7.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से दोबारा हरे पत्तों से झपनी करें। हल्दी की फसल को सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। यदि गर्मी में इसकी बुआई की जाती है तो मॉनसून आने से पहले इसकी सिंचाई करना जरूरी है। इस दौरान कम से कम 4 से 5 सिंचाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, सिंचाई के बाद पानी खेत में एक जगह एकत्रित ना हो, इसके लिए खेत में जल निकासी की व्यवस्था करें। जैसा कि बताया था मैंने कि जब आप निकाई गुड़ाई करेंगे तो उस समय लगभग आपको पहली निकाई गुड़ाई में 40 से 60 किलोग्राम खाद आपको उस समय देना होगा। और इसी के साथ साथ जो निकाई गुड़ाई कम से कम 3 से 4 निकाई गुड़ाई इसमें करने की आवश्यकता पड़ती है।
आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। देश के बहुत से किसान भाई इस मौसम में मशरूम का उत्पादन करते हैं, लेकिन कभी कभी सही प्रबंधन नहीं करने पर इसके उत्पादन में कई रोग और कीटों के पनपने की समस्या आने लगती है, जिससे मशरूम का उत्पादन लेना तो दूर, इससे लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सही समय पर उचित प्रबंधनों को अपनाकर ही आप मशरूम की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं तिरहुत कृषि महाविद्यालय मुजफ्फरपुर की मशरूम विशेषज्ञ डॉक्टर सुधा नंदिनी शर्मा से। गर्मियों का मौसम चल रहा है जैसा कि सब जानते हैं, तो इस समय में मशरूम को किस तरीके से क्या क्या आपको सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। गर्मियों के मौसम में आप जान रहे हैं कि शाक सब्जी हो या फिर मशरूम ही क्यों ना हो, बढ़ता हुआ तापमान और नमी की कमी सबसे बड़ी दो समस्याएं ये सामने आती हैं किसानों के सामने इस समय में। तो बढ़ते हुए तापमान के लिए तो आपको यही कहा जा सकता है कि जो भी आप मढ़ई है या फिर आपकी झोपड़ी है, जिसको हम लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं मशरूम के लिए जो लगाया जाता है, उसमें आप अपना बोरा है या कोई भी उस तरह का टाट है जो आप अपने पूरी झोपड़ी के साइड वाइज में बांध सकते हैं। उससे आप उसको पूरा दिन भर में तरावट कर सकते हैं, उसको पानी देकर उसको ठंडा रख सकते हैं। तो तापमान तो आप इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है नमी की कमी। नमी की कमी के लिए आपको जो है, जहां आप 2 बार पानी दिया करते हैं सर्दियों के मौसम में, वहां आपको गर्मियों में ये है कि 4 से 5 बार आपको पानी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। गर्मी के कारण क्या होता है, आपको 3 तरह की समस्याएं सामने आती हैं। एक तो फंगस का अटैक मशरूम में बढ़ जाता है, दूसरा उसमें लार्वी, जो कीड़ों के छोटे छोटे लार्वी होते हैं, उस तरह की चीज़ उसमें पनप जाती है। तीसरी चीज़ है मोल्ड्स का उसमें अटैक होता है, और एक है बैक्टीरिया भी होता है। हर फसल की भांति मशरूम के उत्पादन करने में कई समस्याएं आती हैं, जो कि मशरूम कक्ष का सही प्रबंधन नहीं करने की वजह से होती है। इसलिए प्रशिक्षण लेकर सही प्रबंधन की जानकारी लेकर ही मशरूम की खेती करनी चाहिए। हरी फफूंद यह एक सामान्य रोग है। इसमें मशरूम पर हरे बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जो धीरे धीरे पूरे मशरूम कक्ष में फैलने लगते हैं। इनकी रोकथाम के लिए फार्मालिन घोल में कपड़े को डुबोकर और प्रभावित क्षेत्र यानी रैक को अच्छी तरह से पोंछ दें और फार्मालिन दवा घोल बनाकर छिड़काव करें। आप समझ सकते हैं कि मशरूम का जो बैग आप लगाते हैं, उसमें अगर कोई इस तरह की चीज़ आ गई है तो पहली चीज़ तो ये आप उसको क्रॉप रूम से बाहर निकाल दें, उस तरह के बैग को। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशन के नाम पर सावधानी अगर बरतने की ज़रूरत है तो आप वहाँ पर साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। जो आपका बराबर से उसको पानी देते रहें, तरावट देते रहें, क्योंकि जैसे ही सूखेगा अगर तो मोल्ड्स का अटैक हो जाएगा, ज़्यादा गीला रह जाएगा तो बैक्टीरिया का अटैक हो जाएगा। अपने जितने भी काम करने के औजार हैं उसमें निराई, जितना भी आपका पानी देने का है, कुछ भी जो भी उसको छू रहा है, तो वो पूरा अपनी हाइजीन का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है कि जब आप लोग बैग लगाते हैं तो उसमें पास्चराइजेशन का पूरा ध्यान रखें कि आपका जो भूसे का उपचार आप कर रहे हैं, जिस भी सबस्ट्रेट पर आप लगा रहे हैं, उसको पूरी तरह से अच्छे से उपचारित करने के बाद ही लगाएं। क्योंकि उपचार की जो विधि है, यदि उसमें त्रुटि हो जाती है तो आपका कंटैमिनेशन, इस तरह की समस्या आएगी ही आएगी। तो मेरा यही सुझाव है कि जहां से आप शुरुआत करते हैं, बीज आपका अच्छा होना चाहिए, आपका बैग जो है वो मशरूम का वो अच्छे से उपचारित होना चाहिए, पास्चराइजेशन होना चाहिए। बाकी आप तापमान और नमी का पूरा ध्यान रखें मशरूम में, तो आप एक अच्छी फसल इसकी ले सकते हैं। कीड़े मक्खियों की समस्या। स्कैरिड मक्खियाँ, फोरिड मक्खियाँ और सेसिड मक्खियाँ मशरूम और स्पॉन की गंध पर हमला करती हैं। ये कीट मशरूम पर अंडे देती है और फसल को नष्ट कर देती है।
इनकी रोकथाम के लिए मशरूम कक्ष के प्रवेश द्वार, खिड़कियों और रोशनदानों पर पर्दा लगा दें। मशरूम गृहों में मक्खीदान अथवा मक्खियों को भगाने की दवा का इस्तेमाल करें। कुटकी या पिल्लू, ये बहुत पतले एवं रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो मशरूम पर दिखाई देते हैं। ये हानिकारक नहीं होते हैं, किंतु जब ये बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए मशरूम कक्ष और आसपास साफ सफाई रखें तथा नूवान दवा का घोल बनाकर छिड़काव करें। जब भी मशरूम कक्ष में जाएं, तब हाथ एवं पैरों को अच्छी तरह से साफ कर लें और मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। अगर इस मौसम की बात की जाए तो आप दूधिया मशरूम की खेती इस समय लेते हैं किसान हमारे भाई बहन जो हैं, तो गर्मियों में जो दूधिया होता है उसको आप पानी देते रहते हैं लगातार, तो उसका एक साइज़ है जैसे वो उसका कैप अटेन कर लेता है ऊपर, और उसका जो है आपका साइज़ जैसे आपको दिखने लगेगा कि ऊपर से जो मशरूम है उसमें उसकी जो कैप होती है वो खुल जाती है, नीचे से उसके गिल्स आपको दिखाई देने लग जाते हैं, पत्तीदार जो गिल्स होते हैं। उस स्टेज पर आप उसकी तुड़ाई कर सकते हैं, उसको घुमा करके। कभी भी मशरूम को खींच के नहीं तोड़िएगा, मशरूम को हमेशा उसकी सतह से घुमाते हुए तोड़िए, जिससे कि उसको जो उसका माइसीलियम नीचे चल रहा है वो भी डिस्टर्ब ना हो और आपका मशरूम का फ्रूट बॉडी भी टूट के आपके हाथ में आए। ये इसका आप मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम डोभी, जिला गया के कृषक आशुतोष सिंह ने। ये पावर टिलर यंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो आशुतोष सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आपको आज खेती में प्रयोग होने वाले एक महत्वपूर्ण कृषि यंत्र पावर टिलर के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। पावर टिलर एक ऐसा मशीन है जिससे किसान भाई सारे चीज़ यानी कि जुताई से लेकर के कुड़ाई, बुआई, कटाई, प्रोसेसिंग और पानी चलाने से लेकर के सब कुछ इस यंत्र से कर सकते हैं। पावर टिलर सामान्यतः जो है वह 8 हॉर्स पावर से लेकर के 15.5 हॉर्स पावर तक का मार्केट में उपलब्ध है। ज़्यादातर कॉमन 13 से 15 हॉर्स पावर के रेंज के पावर टिलर किसान भाई प्रयोग करते हैं, जिसकी मार्केट में अलग अलग कंपनियों के द्वारा अलग अलग दर निर्धारित है, जो 1.5 लाख से लेकर के 2,15,000 रुपये तक है। इसमें सामान्यतः 1.25 लीटर से 2.5 लीटर तक 1 घंटे में डीजल की खपत होती है। पावर टिलर भी एक बहुकार्यी कृषि यंत्र है। यह छोटे एवं मध्य आकार के खेत वाले किसानों के लिए उपयुक्त है। पहाड़ी एवं ढालू जमीन में एवं छोटे आकार के खेत के लिए यह कृषि यंत्र उपयोगी है। यह 6 इंच की गहराई में रोटावेटर की तरह मिट्टी की जुताई एवं महीनीकरण एक साथ करता है। इससे पहली जुताई से लेकर खरपतवार उन्मूलन, सिंचाई, कटाई, मड़ाई, सफाई तथा ढुलाई का काम लिया जाता है। पावर टिलर बहुत हल्का होता है, इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। साथ ही किसी भी प्रकार के खेतों को तैयार करने में माहिर है। इससे जुताई, बीज बुआई, पौध प्रतिरोपण, दवा छिड़काव तथा खाद्य प्रसंस्करण यंत्र जैसे क्लीनर कम ग्रेडर, तेल, आटा, चावल एवं दाल मिल और गन्ना पिड़ाई यंत्र से जोड़कर आसानी से चलाया जाता है। इसे हाथ से हैंडल मार करके चलाया जा सकता है और कुछ पावर टिलर बैटरी ऑपरेटेड भी हैं, जिसको केवल स्विच से भी स्टार्ट किया जा सकता है। 2 लीटर 1 घंटे में कंज्यूम किए हुए डीजल से हम 4 चीज़ भी चला सकते हैं, जो काफ़ी कारगर और सस्ता है। इससे अन्य कोई जो है सस्ता जो है संसाधन गाँव के लिए उपलब्ध फिलहाल नहीं है। काम को बहुत हद तक आसान बना देता है। पावर टिलर डीजल और पेट्रोल दोनों से चला सकते हैं। यह दाम में भी कम है, जिसे छोटे किसान भी खरीद सकते हैं। इस यंत्र पर मिलने वाले शासकीय अनुदान के लिए किसान अपनी नजदीकी कृषि विभाग या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब राज्य सरकारें अलग अलग अपने हिसाब से इसका अनुदान देती हैं। जैसे इस पावर टिलर पर भारत सरकार सामान्य वर्ग के लिए 65,000,
लेकिन SC ST और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों के लिए 80,000 तक अनुदान देती है। कहने का मतलब कि मात्र 2 लाख रुपए का पावर टिलर किसान की सारी समस्याओं को एक साथ सुलझाने के लिए सक्षम है। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।